हैं क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। ऊर्जा कहाँ से मिलता है? भोजन से मिलता है। यह ऊर्जा हमें भोजन से मिलता है। पाचन क्रिया के समय खाद्य पदार्थ पदार्थों में टूट जाते हैं। जैसे चावल, ब्रेड और आलू में कार्बोहाइड्रेट होता है। कार्बोहाइड्रेट के टूटने पर से ग्लूकोज प्राप्त होता है। ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिलकर हमें ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम श्वसन है। जब श्वसन की क्रिया करते हैं तो इसमें C6H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्रिया करते हैं तो हमारे शरीर में क्या बनता है? एक कार्बन डाइऑक्साइड बनता है और जल का निर्माण होता है प्लस ऊर्जा बनता है। तो श्वसन एक ऊष्माक्षेपीय अभिक्रिया है क्योंकि मनुष्य को जीवित रहने के लिए ऊर्जा की आवश्यकता होती है। यह ऊर्जा हमें भोजन से प्राप्त होता है। पाचन की क्रिया के समय खाद्य पदार्थ टूट जाते हैं और जैसे कि चावल, ब्रेड, आलू में क्या होता है? कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। कार्बोहाइड्रेट के टूटने से हमें ग्लूकोज प्राप्त होता है। यह ग्लूकोज हमारे शरीर की कोशिकाओं में उपस्थित ऑक्सीजन से मिल करके और ऊर्जा प्रदान करता है। इस अभिक्रिया का नाम क्या है? श्वसन है। C6H12O6 और ऑक्सीजन की उपस्थिति में कार्बन डाइऑक्साइड गैस और जल और ऊर्जा प्राप्त हमें होता है। दूसरा उदाहरण देखेंगे। तीसरा कह सकते कि साग सब्जियों का विघटन
विघटित शाक सब्जियों का विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, विघटित होकर कंपोस्ट का बनना, कंपोस्ट का बनना, ये भी क्या है? सुषमाक्षेपी अभिक्रिया का उदाहरण है। अब हम चलेंगे चौथा, जिसका नाम था ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ऊष्माशोषी अभिक्रिया का परिभाषा क्या है, जान लेंगे। जिस अभिक्रिया में ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, ऊर्जा का अवशोषण होता है, तो उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। उसे ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा का अवशोषण होगा, माने ऊष्मा को अवशोषित करेगा, तो ऊष्माशोषी अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण में आपका होगा कि हाइड्रोजन है और आयोडीन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, तो इसमें ऊर्जा क्या होगा? ऊर्जा को खींचेगा, यानी कि शोषित करेगा, और शोषित कर करके और क्या बनेगा? हाइड्रोजन आयोडाइड बना देगा। ठीक है। दूसरा उदाहरण नंबर 2 देखिएगा कि नाइट्रोजन गैस है और ऑक्सीजन गैस है, ये दोनों को मिलने के लिए हमें ऊर्जा चाहिए, है ना। ऊर्जा को अवशोषित कर करके और दोनों गैस नाइट्रोजन और ऑक्सीजन मिल जाएगा और क्या बनेगा? नाइट्रोजन ऑक्साइड बनाएगा। अब हम 5वां अभिक्रिया में चलेंगे, जिसका नाम था विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। विस्थापन अभिक्रिया, तो विस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे? तो ऐसी अभिक्रिया जिससे किसी यौगिक के अणु अथवा समूह किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई दूसरा परमाणु अथवा कोई दूसरा समूह आ जाता है तो उसे विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। देख लीजिए फिर से कि विस्थापन अभिक्रिया किसे बोलेंगे? तो विस्थापन अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिससे किसी एक
किसी यौगिक के अणु के किसी एक परमाणु अथवा समूह के स्थान पर कोई भी दूसरा परमाणु अथवा समूह आ जाता है, एक परमाणु का स्थान पर दूसरा परमाणु और या अणु आ जाता है, तो ऐसे अभिक्रिया को अदल बदल करना, तो ये ऐसे अभिक्रिया को क्या कहते हैं, विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए उदाहरण से समझिएगा, जैसे अपने स्थान को में परिवर्तन कर लेगा। जैसे आपको कहा जाए कि कॉपर सल्फेट है, ये कॉपर सल्फेट यानी जिंक और कॉपर सल्फेट मैंने एक ही जिंक और कॉपर सल्फेट, और क्या बनाएगा देखिएगा, ये अपने स्थान में परिवर्तन करेगा, तो जिंक सल्फेट प्लस कॉपर बना देगा, यानी कॉपर अलग हो गया। इसी प्रकार लोहा है और लोहा के साथ कॉपर सल्फेट जब रिएक्शन कर रहा है तो इस सल्फेट जो है किसके साथ चला जाएगा, लोहे के साथ चलेगा, तो फेरस सल्फेट प्लस कॉपर। देख रहे हैं एक स्थान बदल रहा, यानी कि जो कॉपर के साथ था वो जिंक के साथ जा रहा है, और जो कॉपर के साथ था यहाँ वो फेरस यानी कि लोहे के साथ जा रहा है, तो अपने स्थान बदल रहा है। एक अणु जो है अपने स्थान को बदल रहा है, तो एक अणु अपने स्थान को बदलेगा तो क्या कहेंगे, तो विस्थापन अभिक्रिया, मैंने एक स्थान से दूसरे स्थान पर चले जाना विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण होता है। अब हम देखेंगे द्विविस्थापन। छठा रिएक्शन होगा द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो वे अभिक्रिया जिससे अभिकारकों के बीच आयनों का अभिकारकों के बीच आयनों का आदान प्रदान होता है, उसे द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। उसे क्या कहते हैं, द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। यानी अपने आयनों को क्या करेगा, अदला बदली करेगा, तो द्विविस्थापन अभिक्रिया कहलाएगा। जैसे उदाहरण से समझेंगे, जैसे नाइट्रोजन सल्फेट है और ये बेरिलियम क्लोराइड के साथ अभिक्रिया करेगा, यानी सोडियम सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड के साथ जब अभिक्रिया करेगा तो क्या बनाएगा, ये क्लोरीन जो है Na के साथ चला जाएगा और सल्फेट जो है ये बेरिलियम के साथ आ जाएगा, तो क्या बनेगा NaCl और प्लस BaSO4। ये अपने आयनों में क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है, तो ये द्विविस्थापन अभिक्रिया हुआ। इसमें एक ही अणु और परमाणु अपना स्थान बदलेगा, इसमें दोनों बदल जाएगा, ठीक है, द्विविस्थापन अभिक्रिया में। तो अब हम देख ले द्विविस्थापन अभिक्रिया। सातवां देखेंगे उपचयन अभिक्रिया। कल बताए थे कि उपचयन अभिक्रिया का दूसरा नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया। चलिए ध्यान दें, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि, ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की
वृद्धि, ऑक्सीजन की वृद्धि और हाइड्रोजन का ह्रास, हाइड्रोजन का ह्रास हो, यानी हाइड्रोजन का ह्रास न बोल करके त्याग हो, यानी ऑक्सीजन जुटेगा और हाइड्रोजन हटेगा। तो वैसे अभिक्रिया को तो उसे उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहेंगे, अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीजन जुटे हाइड्रोजन हटे तो उपचयन अभिक्रिया। जैसे उदाहरण मैग्नीशियम है, मैग्नीशियम के साथ ऑक्सीजन जब अभिक्रिया करेगा तो क्या प्राप्त होगा, दोनों जुटेगा, संयोग करेगा तो होगा मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड प्राप्त होगा। ऑक्सीजन क्या हो रहा है, जुट रहा है। इसी प्रकार अगर कॉपर है और कॉपर ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर ऑक्साइड बनेगा। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन जुट रहा है, उपचयन अभिक्रिया। अब देखेंगे 8वां अपचयन अभिक्रिया। अपचयन अभिक्रिया किसको बोलेंगे, अपचयन अभिक्रिया तो ऐसी अभिक्रिया, इसी का ठीक उल्टा, ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन की वृद्धि और ऑक्सीजन का त्याग हो, उसे अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। जैसे देखिएगा, इसमें हाइड्रोजन जुटेगा और ऑक्सीजन हटेगा, तो हाइड्रोजन जुटेगा। जैसे देखिएगा कि कॉपर है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा, क्या बनेगा, है ना, क्या बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड है और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो हाइड्रोजन में ये हाइड्रोजन से, यानी हाइड्रोजन जुटेगा, तो हाइड्रोजन जुटेगा तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल बना देगा, मिलेगा तो क्या बनेगा, कॉपर प्लस जल बना, यानी कि ये जो है वृद्धि हो रहा है, रेडॉक्स अभिक्रिया किसको बोलेंगे, तो जिस रासायनिक अभिक्रिया में उपचयन और अपचयन, अभिक्रियाएं साथ हो तो उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। यानी इसमें अपचयन भी होगा और उपचयन भी होगा, दोनों एक ही साथ होगा, उसको क्या बोलेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। उदाहरण के साथ समझेंगे कि कॉपर ऑक्साइड है और ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर रहा, ऑक्सीजन नहीं हाइड्रोजन दीजिए, कॉपर ऑक्साइड और हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया करेगा तो क्या बनेगा, कॉपर और हाइड्रोजन
हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जुटेगा तो जल बनाएगा। यानी कि इसमें देख रहे होंगे कि पहला में क्या हो रहा है कि कॉपर ऑक्साइड था और ऑक्सीजन हट गया। ऑक्सीजन क्या हो गया? त्याग। जब ऑक्सीजन का त्याग होता है उसको बोलते हैं अपचयन अभिक्रिया। जिसमें ऑक्सीजन का त्याग हो उसको बोले गए अपचयन अभिक्रिया। और जिसमें हाइड्रोजन का वृद्धि हो, हाइड्रोजन का वृद्धि देखिए इसमें दूसरा में देखिएगा कि हाइड्रोजन के साथ इसमें हाइड्रोजन के साथ इसमें ऑक्सीजन जुट रहा है। ऑक्सीजन जुटेगा उसको उपचयन अभिक्रिया। तो हाइड्रोजन में ऑक्सीजन जुट रहा है, उपचयन अभिक्रिया। कॉपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन क्या हो रहा है? हट रहा है, अपचयन अभिक्रिया। और दोनों एक साथ हो रहा है तो रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाएगा। अब हम देखेंगे कि कुछ हमारे दैनिक जीवन में अपचयन अभिक्रिया के प्रभाव। दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के प्रभाव हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया के क्या क्या प्रभाव हैं? सबसे पहला प्रभाव संक्षारण। जब कोई धातु अपने आसपास अम्ल आर्द्रता आदि के रूप में आदि के समृद्ध में आती है, यानी संपर्क में आती है, तब ये संक्षारित होती है। तब ये क्या होता है? संक्षारित होता है। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। इस अभिक्रिया को संक्षारण कहते हैं। जैसे उदाहरण के रूप में देखेंगे। उदाहरण, चांदी पर काली परत का जमना। चांदी पर काली परत का जमना। अगर चांदी को खुला वायु में छोड़ दिया जाए, कुछ दिन के बाद वही चांदी क्या हो जाएगा? जो चमक रहा था वो काला धब्बा उस पर पड़ जाएगा। तो किसके कारण ऐसा हुआ? किसके प्रभाव के कारण? तो संक्षारण होने के प्रभाव के कारण। लोहे में जंग लगना ये भी संक्षारण के कारण। इसी प्रकार तांबा को वायु में छोड़ दिया जाए तो तांबे के परत पर, तांबे के ऊपर क्या हो जाता है? तांबा को अगर छोड़ देते हैं वायु में तो तांबा के ऊपर कैसा कलर का धब्बा हो जाता है? हरी परत का चढ़ जाना। ये सब हमारे दैनिक जीवन में संक्षारण के कारण होता है। अब हम देखेंगे विकृत गंधिता। तेल एवं वसा के उपचयित तेल एवं वसा उपचयित हो जाने पर
उपचायित हो जाने पर ये विकृत गंधिता ये विकृत गंधित हो जाते हैं तथा इनकी गंध एवं स्वाद में परिवर्तन हो जाता है इसमें प्रतिऑक्सीकारक मिलकर अपना भोज्य पदार्थ को नियमित पायों में रखकर अपना इनमें नाइट्रोजन प्रवाहित करते हैं, रखकर इनमें नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करते हैं। नाइट्रोजन गैस जब प्रवाहित करते हैं तो अभिक्रिया नाइट्रोजन गैस प्रवाहित करके अभिक्रिया को रोका जा सकता है। प्रवाहित करके इस अभिक्रिया को रोका जा सकता है। ये जैसे इसका उदाहरण है आलू की चिप्स की थैलियों में आलू के चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके इन्हें अपचायित होने से बचाया जाता है। आलू के चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित कर उपचायित होने से बचाया जाता। तो विकृत गंधिता के बारे में हमने देखा कि तेल एवं वसा को अपचायित होने पर ये विकृत गंधिता हो जाते हैं। जो हम लोग जो भोजन बनाते हैं उसमें तेल का उपयोग करते हैं और वही तेल जो है और वायु के साथ ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया कर लेता है और वह भोजन को खराब कर देता है और यानी कि गंध ला देता है, स्वाद को खट्टा कर देता है, अपने स्वाद में परिवर्तन कर देता है। तो इसे प्रतिऑक्सीकारक मिला करके अपने भोज्य पदार्थ को नियमित पायों में रखकर इसमें अगर नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित करते हैं और नाइट्रोजन गैस को प्रवाहित कर करके यही विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। जैसे आलू के चिप्स के थैलियों में नाइट्रोजन प्रवाहित करके और उपचायित होने से बचाया जाता है।